हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्कूप, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को थ्रू टू केसेस. द वन इज द मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड द अदर इज एके गोपालन वर्सेस द स्टेट ऑफ मद्रास. ये केस के अंदर डेवलप किया गया था गोल्डन ट्रायंगल के डॉक्ट्रिन को, या एक बेसिकली एक गोल्डन ट्रिनिटी ड्रॉ करी गई थी हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिटवीन थ्री वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द पार्ट थ्री, यानी कि तीन फंडामेंटल राइट्स को मिला करके एक गोल्डन ट्रिनिटी बनाई थी, एक गोल्डन ट्रायंगल बनाया था, जिसको अपहोल्ड करना एट ऑल टाइम्स बहुत ज्यादा मैंडेटरी बता दिया गया था. नाउ लेट अस सी कि क्या है गोल्डन ट्रायंगल और कौन से हैं ये थ्री आपके फंडामेंटल राइट्स जिनको यहाँ पर इतना ज्यादा वैल्यू दिया गया है. सो द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री फंडामेंटल राइट्स, जिसके अंदर आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, सबसे पहले तो दीज राइट्स आर कंसिडर्ड एज क्विंटेसेंशियल. किस आधार पर इन तीन राइट्स को हमने क्लब किया है? सो ये तीनों राइट्स कुछ ऐसे नेचर के हैं दैट दे आर वेरी क्विंटेसेंशियल और दे आर वेरी इसेंशियल और नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी एंड फॉर अपहोल्डिंग डेमोक्रेसी. तो ये तीनों के तीनों राइट्स जो है इंडिविजुअल फ्रीडम, डिग्निटी और साथ ही में डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि हमारे लोकतंत्र को अपहोल्ड करने के लिए बहुत जरूरी है. नाउ लेट अस सी व्हाट डज दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल एंड द आर्टिकल्स दैट आर इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल से. सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 14, दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 19 और तीसरा आर्टिकल है आर्टिकल 21. Now let us see what each one says. The Article 14 says the state shall not deny to any person equality before the law and equal protection of the laws within the territory of India. यानी कि अगर मैं मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो आर्टिकल 14 ये कहता है that within the territory of India any person who's coming to the territory of India, है ना, it is not just restricted to the citizens, it is for all the persons and in fact for legal persons also. So anybody who is in the territory of India, उनके साथ में इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा. दे विल बी ट्रीटेड equally before the law and they will get the equal protection of all the laws, whichever laws are there. So in front of the legal system also they will be considered as an individual and there will be no privileges. ठीक है, जो रूल ऑफ लॉ का एक हम बात करते हैं कि सबसे ऊपर लॉ रहेगा and nobody will be above or above law, everybody will be the same in the eyes of law. एक तो ये हो गया. दूसरा, जितने भी हमारे लॉज हैं, जितने भी हमारे ऑर्डिनरी लॉज हैं, उन सबके समक्ष हर एक नागरिक, हर एक गैर नागरिक और हर एक व्यक्ति क्या रहेगा, बराबर रहने वाला है और सबको बराबर ट्रीटमेंट, सबको बराबर प्रोटेक्शन मिलेगा उन लॉज का. दिस इज आर्टिकल 14. Then let us come on to understand what is Article 19. Article 19 speaks about certain freedoms and the reasonable restrictions along with these freedoms. क्योंकि हम जानते हैं that our fundamental rights are not absolute, they are qualified. So Article 19 contains certain freedoms as well as it also contains the reasonable restrictions for those freedoms respectively. So primarily क्या था, all citizens. अब Article 19 is only available for citizens. This is something which is very important for you to understand. Article 19 के अंदर अगर हम एक एक करके सारे freedoms को discuss करें तो सबसे पहला freedom है speech and expression, यानी कि वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता. दूसरा है assemble peaceably and without arms, यानी कि एक जगह एकत्रित होने का, इकट्ठा होने का क्या है, आपको अधिकार है. Form associations and unions to move freely throughout the territory of India, to reside and settle in any part of the territory of India. Then clause F, subclause F was omitted. To practice any profession, to carry on any trade, occupation और business. तो इस तरीके से क्लॉज एफ जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इसको यहाँ से 44th अमेंडमेंट से ओमिट कर दिया गया था. उसके अलावा ये सभी अधिकार जो है आर्टिकल 19 आज भी प्रोटेक्ट करता है, कंजर्व करता है अपने सभी सिटीजन्स के लिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए. Now let us understand what is Article 21. Very important, एक ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर हमने बहुत सारे राइट्स को एक तरीके से शय दी हुई है, या इट एक्ट्स एज एन अम्ब्रेला फॉर a lot of rights that are given in the intellectual सेंचुरी ऑफ दिस वर्ल्ड, की जहां पर जितने लिबर्टीज हैं, जितने भी राइट्स हैं जो कि एक आज की तारीख में लिबरल इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन के थ्रू हमें मिल सकते हैं, वो सब यहाँ पर प्रोटेक्ट किए गए हैं.
इट सेज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन यानी कि सिटीजन नॉन सिटीजन बोथ, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसकी निजी स्वतंत्रता और उसके जीने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा या वंचित नहीं किया जाएगा तब तक कि जब तक कोई प्रोसीजर एस्टैब्लिश, यानी कि विधि द्वारा क्या नहीं है, आपके पास कोई प्रक्रिया नहीं है, तब तक आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, अगर विधि द्वारा एक प्रक्रिया बताई गई है, एक एस्टैब्लिश्ड लॉ है जो प्रोसीजर है जो ये बताता हो कि किसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति से उसके जीने का अधिकार या उसकी उसकी जीने का अधिकार या उसका निजी स्वतंत्रता है वो छीनी जा सकती है, तो फिर अलग बात है, अदरवाइज आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अब इन्हीं सबको मिला करके क्या बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने एक गोल्डन ट्रिनिटी बनाया। नाउ लेट अस सी कि ये कहां से इमर्ज हुई हमारे पास में। सो दिस पर्टिकुलर गोल्डन ट्रायंगल इमर्ज इन द केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1978। द सुप्रीम कोर्ट upheld the above articles as a trinity of the constitution in this particular judgment. Now let us see कि what was this particular case। मेनका गांधी केस के फैक्ट्स देखते हैं मोटे मोटे तौर पे, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को अंदाजा होगा कि इस केस के फैक्ट्स क्या है, बट फिर भी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और लॉ स्टूडेंट्स नहीं हैं या अभी तक इस केस के बारे में नहीं पढ़ा है, सो आप लोग भी ध्यान से सुनेगा। सो मेनका गांधी वाज इशूड अ passport under the Passport Act 1967, and in 1977 the government of India impounded or confiscated her passport। तो उनको एक पासपोर्ट इशू किया गया था बाय द अथॉरिटी विच इज अलाउड टू इशू द पासपोर्ट, बट कुछ सालों बाद, लगभग 10 साल बाद, उनका पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया गया। इंपाउंड यानी कि जब्त कर लिया गया, कन्फिस्केट कर लिया गया बाय द सेम पासपोर्ट अथॉरिटी, एंड द रीजन वाज गिवन पब्लिक इंटरेस्ट। नाउ पब्लिक इंटरेस्ट इज अ वेरी वाइड टर्म, इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म। स्पेसिफिकली क्या कहना चाहते हैं या स्पेसिफिकली क्या कारण था कि पासपोर्ट इंपाउंड करने की आवश्यकता पड़ गई, ऐसा एक्सट्रीम स्टेप लेने की आवश्यकता पड़ गई, ये नहीं लिखा गया, सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा किया जा रहा है ये कह करके पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया गया। एंड आस्क्ड हर टू सरेंडर इट, तो उनको सरेंडर करने के लिए भी कह दिया। नाउ शी चैलेंज दिस एक्शन इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। वो इमीडिएटली आर्टिकल 32 में क्या करने चली गई, इस ऑर्डर को आपका चैलेंज करने के चली गई। अब सवाल उठता है, आर्टिकल 32 तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वोक किया जाता है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो आपका ब्रीच हो गया है? क्योंकि हम अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो हमारे कोई भी फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक हमें कहीं पर भी ऐसा कोई अधिकार नहीं देते जो आपके पासपोर्ट को इंपाउंड होने से रोके, है ना। तो यहाँ पर ये एक मॉडर्न डे इंटरप्रिटेशन था उनके द्वारा, जिसके चलते उन्होंने आर्टिकल 32 को इन्वोक किया, सेइंग दैट उनका पासपोर्ट लेने से, टेकिंग अवे हर पासपोर्ट वायलेटेड हर पर्सनल लिबर्टी। What she claimed was that by taking away or impounding the passport without a reasonable ground, so taking away the passport can be done, but there should be a reasonable ground, because हमारा आर्टिकल 21 क्या कहता है कि यू कैन कर्ब somebody's personal liberty only if there's a procedure established by law. Now here मेनका गांधी क्लेम दैट मेरा पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया है आपने, एंड पासपोर्ट इंपाउंड करके आपने मेरी पर्सनल लिबर्टी को इन्फ्रिंज किया है, जो कि आर्टिकल 21 गारंटी करता है। ठीक है, अब पर्सनल लिबर्टी कैसे इन्फ्रिंज हो रही है भाई? पर्सनल लिबर्टी या निजी स्वतंत्रता का मतलब है कि मैं जो भी करना चाहूं, ठीक है, कानून के दायरे में रहते हुए कर सकती हूँ। अब मेरे पास पासपोर्ट है तो मैं अब्रॉड ट्रैवल कर सकती हूँ, लेकिन आपने अगर मेरा पासपोर्ट मुझसे छीन लिया तो मैं अब्रॉड नहीं जा सकती। अब विधि के द्वारा क्या आवश्यकता है अब अब्रॉड जाने के लिए? कि आपके पास पासपोर्ट हो, आपके पास टिकट्स, आपका जो भी वीजा वगैरह सब अप्रूव कर दिया जाए। तो मेरे पास में सारा इंतजाम है, लॉ के द्वारा जो रिक्वायरमेंट्स प्लेस करी गई हैं अब्रॉड ट्रैवल करने के लिए, पासपोर्ट होना, वीजा होना, ऑल दो थिंग्स, वो सब मेरे पास में है। लेकिन आपने क्या किया, आपने मेरी इस पर्सनल लिबर्टी को, जो मैंने लॉ के अकॉर्डिंग जितनी चीजें, जितनी अरेंजमेंट्स करके अक्वायर करनी थी वो सारी मैंने अक्वायर कर ली, उसके बावजूद भी आपने क्या किया, मेरा पासपोर्ट इंपाउंड करके मेरी निजी स्वतंत्रता, मेरी पर्सनल लिबर्टी को इन्फ्रिंज कर दिया। अब आर्टिकल 21 के अंदर दिया हुआ पर्सनल लिबर्टी का जो इंटरप्रिटेशन था 1978 से पहले बहुत नैरो था।
इसको आखिरी बार इंटरप्रेट किया गया था ए के गोपालन के केस में, जहां पर एक बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने अनफॉर्चुनेटली दिया था, एंड दैट इंटरप्रिटेशन वाज ओवररूल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस। बट फिलहाल अभी हम जानते हैं कि इस केस में आगे क्या हुआ। अब क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या था? अब क्योंकि डायरेक्टली कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं था फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर पार्ट में जो ये कहता हो कि ट्रैवल अब्रॉड ट्रैवल करना या अब्रॉड ट्रैवल करने से आपको रोक देना आपकी पर्सनल लिबर्टी का हनन होगा, तो यहाँ पे बहुत जरूरी था सुप्रीम कोर्ट के लिए ये समझना और आपके आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट करना, उसका निर्वचन करना कि क्या वाकई में आर्टिकल 21 के अंदर जहां पर्सनल लिबर्टी की बात हुई है उसमें राइट टू ट्रैवल अब्रॉड भी आएगा। नाउ लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन, वेदर personal liberty under Article 21 includes the right to travel abroad. The second thing was whether a law depriving the liberty must be fair, just and reasonable. Now see, procedure established by law क्या कहता है? Procedure established by law एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है, जापानीज लॉ कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि अगर विधि द्वारा एक प्रक्रिया बता दी गई है तो आपको वो फॉलो करनी है। वो प्रक्रिया कैसी है, सही है, गलत है, इस पर आप सवाल नहीं उठा सकते। ठीक है, तो यहां पर एक सवाल तो ये उठा कि क्या आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू ट्रैवल अब्रॉड है भी या नहीं है। जो दूसरा सवाल उठा वो ये था कि अगर पासपोर्ट अथॉरिटी कहती है कि हमारे पास पावर है अंडर दी एक्ट कि हम आपका पासपोर्ट इंपाउंड कर सकते हैं, तो क्या उनके इस एक्ट के अंदर दिया हुआ ये पावर रीजनेबल, फेयर और जस्ट होना जरूरी है, या लेजिस्लेचर ने कानून बना दिया है उतना ही काफी है। बात समझ रहे हैं कि आर्टिकल 21 कहता है कि इफ देयर इज अ लॉ आप कर सकते हो, बट सवाल ये कि इफ द लॉ इन इटसेल्फ इज इनकरेक्ट, इट इज नॉट फेयर, इट इज नॉट जस्ट, इट इज नॉट रीजनेबल, तो क्या हम तब भी वो काम कर सकते हैं जो लॉ हमें अलाउ कर रहा है बाय इट्स डॉक्यूमेंट और बाय इट्स रिटन वर्ड्स? तो यहाँ पे दूसरा सवाल एक ये निकल करके आया, क्योंकि मेनका गांधी का कहना था कि आपने पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया इन्फॉर्म करने के नाम पे कि ग्राउंड्स क्या है, क्यों आप मेरा पासपोर्ट इंपाउंड कर रहे हैं, आपने सिर्फ कह दिया पब्लिक इंटरेस्ट है। नाउ दिस इज नॉट अ वेरी सफिशिएंट रीजनिंग for taking such a big step or huge step against me. Then the last thing was whether Article 14, 19 and 21 are interconnected or are they exclusive to each other? क्या ये mutually exclusive है या ये mutually exclusive नहीं है? क्या ये independent है या ये interconnected है? Now let us see what the Supreme Court had to say. Firstly and foremostly, the Supreme Court upheld that right to travel abroad was a part of personal liberty under Article 21, and the interpretation that was given in the A.K. Gopalan's case for personal liberty was overruled in this particular case, because in the A.K. Gopalan case सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पर्सनल लिबर्टी सिर्फ फिजिकल लिबर्टी तक, यानी कि आपकी दैहिक स्वतंत्रता तक ही सीमित है। ठीक है, तो एक उस चीज को, शारीरिक या दैहिक स्वतंत्रता को इलॉबरेट किया गया और कहा कि नहीं, पर्सनल लिबर्टी का अर्थ है कि जो भी विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ आप कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आपको स्वतंत्रता होनी चाहिए, आपको फ्रीडम होना चाहिए कि आप वो चीज कर पाए। ठीक है, सो impounding the passport and and not letting her go abroad was actually deprivation of her liberty. Second thing, procedure established by law must be fair, just and reasonable. The second question was कि whether the law which is basically depriving a person from their liberty must be fair, reasonable and just. The Supreme Court on this said that Article 21 uses the phrase procedure established by law, but that does not mean that the procedure can be anything. The procedure should be fair, it should be just, and it should be reasonable, as contrary to A.K. Gopalan's judgment. Because in the A.K. Gopalan's case, again, unfortunately, Supreme Court gave a very narrow interpretation and said that procedure established by law means that whatever action the state is taking, it should be according to the law that has been made by the legislature, no matter whether the law is fair or unfair, reasonable or unreasonable, just or unjust. So therefore सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे पूरी बात बदल दी, पूरी की पूरा 25 साल पुराना अपना जजमेंट बदला और जजमेंट बदल करके कहा कि आप जब भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ की बात कर रहे हैं तो जिस प्रोसीजर को लॉ के द्वारा, विधि द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है, वो प्रक्रिया अपने आप में फेयर, जस्ट, रीजनेबल होनी चाहिए। अगर वो अनरीजनेबल है, अनजस्ट है, अनफेयर है, तो हम उसको फॉलो करके किसी व्यक्ति को डिप्राइव नहीं कर सकते उसके आर्टिकल 21 के राइट से। देन एनी प्रोसीजर मेड बाय द लॉ इज वैलिड। नाउ द कोर्ट सेड a simple thing, that law must not be arbitrary, fanciful or oppressive. This brought due process of law like a protection into the Indian law. अब एक नई चीज आई जब कोर्ट ने ये कह दिया that a law if is found to be unreasonable can be challenged. Now this was the essence of the
अदर फ्रेज कॉल्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो हमें आर्टिकल 21 में देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, सो आर्टिकल 21 में हमको देखने के लिए मिलता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ देखने को नहीं मिलता है। बट मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ रखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दैट प्रोसीजर शुड बी फेयर, रीजनेबल एंड वेरी जस्ट। ठीक है, विच बेसिकली रेफर्ड दैट कि अगर पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया है या लेजिस्लेचर एक लॉ बनाया और वो लॉ आपको लगता है कि अनफेयर है, तो इन दैट सिचुएशन आप उसे चैलेंज कर सकते हो, आप लेजिस्लेटिव एक्शन को चैलेंज कर सकते हो। एग्जीक्यूटिव एक्शन को तो हम वैसे भी चैलेंज कर सकते हैं कि कार्यपालिका अपना काम सही से नहीं कर रही है या कार्यपालिका असंवैधानिक तरीके से अपना काम कर रही है, ये तो हम चैलेंज कर सकते थे। बट अब तक हमारे पास पावर नहीं थी कि हम विधायिका को चैलेंज कर सके या विधायिका के द्वारा किए हुए कृत्य को चैलेंज कर सके, क्योंकि हमारे देश का कानून प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ बताता था आर्टिकल 21 के लिए, आपका ड्यू प्रोसेस नहीं बताता था। बट जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत दिए हुए राइट्स को डिप्राइव करने के लिए अगर कोई भी लॉ बना हुआ है, तो वो लॉ तो भले ही यहाँ पे आर्टिकल 21 में आपको प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ दिख रहा है, बट दैट प्रोसीजर शुड बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, विच बेसिकली मेंट दैट अगर आपको लगता है कि प्रोसीजर जो एस्टैब्लिश किया गया है आर्टिकल 21 के तहत, आर्टिकल 21 से डिप्राइव करने वाले राइट्स के लिए, वो फेयर नहीं है या जस्ट नहीं है या रीजनेबल नहीं है, तो आप उसे चैलेंज कर दो कोर्ट में जाके, which meant that you can challenge the legislative actions, which basically indeed meant that due process of law also now became the part of the Indian constitution. Now this particular question completely transitioned what was upheld in the A.K. Gopalan case. So A.K. Gopalan case में कोर्ट ने मना कर दिया था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंक्लूड करने के लिए, बट नाउ इन द मेनका गांधी केस इट ओवररूल्ड, इट गेव अ वाइडर इंटरप्रिटेशन टू द टर्म प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एज वेल एज पर्सनल लिबर्टी। अब एक बात हम सिंपल सी देख लेते हैं कि आर्टिकल ये पूरा समअप है इस चीज का, वो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। सो बिफोर दिस केस आर्टिकल्स वर ट्रीटेड सेपरेटली, आर्टिकल 14, 19 और 21, ये तीन अलग अलग आर्टिकल से तीन अलग अलग राइट्स थे। ठीक है, बट जब मेनका गांधी का ये जजमेंट आ गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भी लॉ अगर पर्सनल लिबर्टी को इन्फ्रिंज करता है तो फिर उसको, यानी कि आर्टिकल 21 को अगर इन्फ्रिंज करता है या आर्टिकल 21 से कनेक्टेड है, तो फिर उसको आर्टिकल 14 एंड उसको आर्टिकल 19 दोनों को ही क्या करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि फिर वो आर्बिट्ररी भी नहीं हो सकता है और फिर वो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं लगा सकता है, उसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ही लगाने पड़ेंगे। सो इन दिस वे द सुप्रीम कोर्ट सेड क्लियर, मेड इट क्लियर दैट if there's any right which is taking away the, if there's any law which is taking away the rights given under article 21, it has to meet the requirements of article 14 and 19, which basically means कि article 14, 19, 21 तीनों आपस में जुड़े हुए, तीनों आपस में म्यूचुअली इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है। एक को अगर आप इन्वोक कर रहे हैं, एक को अगर आप छीन रहे हैं, तो आपको बाकी दो को देखना पड़ेगा कि बाकी दो के अकॉर्डिंग क्या ये सही है या नहीं है। अगर कोई भी प्रोसीजर जो स्टैब्लिश किया गया आर्टिकल 21 के तहत अगर वो प्रॉपर नहीं है, किसके हिसाब से, आर्टिकल 14 या 19 के हिसाब से, तो वो लॉ को हम यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं मानेंगे। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट इसके पीछे अब हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। अब मैंने कहा आपसे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं लिया गया, हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ लिया, तो एक क्वेश्चन हमेशा दिमाग में आएगा कि ऐसा तो नहीं है कि इतने देशों का संविधान पढ़ने के बाद हमारा संविधान बना, लेकिन हमारे संविधान बनाने वाले मेकर्स को ये नहीं पता था कि देयर इज अ फ्रेज कॉल्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ विच इज वाइडर, विच इज मोर रीजनेबल एंड मोर जस्ट। तो क्यों उन्होंने प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ लिया और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं लिया? वेल देयर वाज अ ह्यूज कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें बी आर अम्बेडकर साहब वाज ऑन वन साइड एंड बी एन राव साहब वाज ऑन द अदर साइड, एंड द असेंबली वाज कंप्लीटली डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लेना है या प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ लेना है। सो बी आर अम्बेडकर साहब वाज ऑन द साइड कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को लेते हैं, एंड द अदर पीपल वर ऑन द अदर साइड कि नहीं, हमको प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को ही लेना चाहिए। After a lot of debate and after a lot of सलाह मशवरा with the Britishers also, ऐसा तो नहीं था कि ब्रिटिशर्स सब हमारे दुश्मन ही थे, there were people who were actually enlightened and ज्ञानी लोग थे, उनके लिए law knowledge, these debates, they were the most important thing. So these people also suggested our constitutional makers that अभी फिलहाल जब 1950 में अपना संविधान लेकर के आएंगे, तो that will not be the right time for you to use the phrase due process of law because it is very wide. It allows the individuals to challenge the laws. यानी कि बेसिकली आप पूरी की पूरी कार्यपालिका के साथ साथ आप विधायिका के भी एक्शंस को चैलेंज कर पाओगे। along with the executive you will also be able to challenge the parliament. Now the problem in that is
कि देखो जितना बड़ा अधिकार है उसका ज्यादा उतना यूज है, जितना ज्यादा यूज होगा उतना ज्यादा आपको उन कंसर्न्स को देखना पड़ेगा, और जब आप उन कंसर्न्स को देखोगे तो हो सकता है कि आप नए लॉज बनाने की स्थिति में ही ना रह जाओ, आप पूरे टाइम पुराने लॉज को ही चेक करने में, आप हर समय पुराने अधिनियमों का ही निर्वचन करने में लगे रहे, उनका ही इंटरप्रिटेशन करने में लगे रहे, क्योंकि now and then everybody will come and challenge it on the ground of due process of law. So it is better that as a new country, as a country which is abhi abhi emerging with its constitution, you should use procedure established by law. For now that would be the right thing to do, because it will restrict the scope of challenging the laws, and अगर scope of challenging the laws अभी फिलहाल के लिए कम हो जाएगा तो आपके लिए और बाकी के कानून बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा, you will get the bandwidth, आपके पास समय मिल जाएगा, है ना। तो ये पूरा का पूरा रीजन था जिसकी वजह से हमने अल्टीमेटली क्या लिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को छोड़ा और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को लिया। अब मैं एक बार बेसिकली सम अप कर देती हूँ कि डिफरेंस क्या है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में, ऑल्दो मैं पहले बता चुकी हूँ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक आपका यूएस अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का या अमेरिकन लॉ का कॉन्सेप्ट है, जो बेसिकली ये अलाउ करता है या अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है या इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करता है, किस चीज से, लेजिस्लेटिव एक्शन और एग्जीक्यूटिव एक्शन दोनों से ही। यानी कि जो लॉ बनाया गया है क्या वो सही है या नहीं है, हम ये भी बात को चैलेंज कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल आई कैन चैलेंज अ लॉ ऑन द बेसिस दैट दिस पर्टिकुलर लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एंड if according to that law the executive has acted upon that law and executive का implementation का तरीका गलत था, तो मैं उस चीज को भी चैलेंज कर सकती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा बेसिक एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए कैपिटल पनिशमेंट है, कैपिटल पनिशमेंट हमारे देश का कानून अलाउ करता है, फांसी लगाना हमारे देश का कानून अलाउ करता है, ठीक है, या डेथ सेंटेंस हमारे देश का कानून अलाउ करता है। अब एक तो चीज ये है कि हम डेथ सेंटेंस को क्या चैलेंज कर सकते हैं, यस वी कैन चैलेंज, वाई, क्योंकि हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम लेजिस्लेचर के द्वारा लिखे हुई बात को चैलेंज कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अब आपको लेजिस्लेचर ने तो लिख दिया कि डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है किसी व्यक्ति को, और डेथ सेंटेंस अगर कोर्ट ने दे भी दिया तो एग्जीक्यूटिव ने कहा कि अच्छा डेथ सेंटेंस देना है ना, इस व्यक्ति ने क्योंकि एक बहुत कम उम्र की बच्ची का बहुत ब्रूटल रेप किया है, इसने बहुत ब्रूटल अपराध किया है, तो हम इसको फांसी पे नहीं चढ़ाएंगे, हम इसको स्टोन पेल्टिंग करके, यानी कि बीच चौराहे पे इसको खंबे से बांधेंगे और लोगों से कहेंगे मारो पत्थर इसको, है ना, और इसको पत्थर मार मार के मार डालो, ठीक है, हम ये करने देंगे। नाउ द एग्जीक्यूटिव हैज इम्प्लीमेंटेड द लॉ इनकरेक्टली, है ना, और इन एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनर। डेथ सेंटेंस अलाउड है वो एक अलग बात है, बट डेथ सेंटेंस फांसी दे करके अलाउड है, पर स्टोन पेल्टिंग करवा करके अलाउड नहीं है। तो एग्जीक्यूटिव ने गलत तरीके से लॉ इंप्लीमेंट किया है, आप एग्जीक्यूटिव एक्शन को चैलेंज कर सकते हो, पर क्या डेथ सेंटेंस जो लिखा हुआ है अधिनियम के अंदर आप उसको भी चैलेंज कर सकते हो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहता है बिल्कुल एब्सोल्युटली आप दोनों चीजों को चैलेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ये कहता है कि अगर पार्लियामेंट ने लिख दिया कि आप किसी को डेथ सेंटेंस दे सकते हो और डेथ सेंटेंस दे करके उसका राइट टू लाइफ से उसको डिप्राइव कर सकते हो, तो फिर आप इस डेथ सेंटेंस वाले प्रोविजन को नहीं चैलेंज कर पाओगे। आप क्या चैलेंज कर सकते हो, आप सिर्फ तब चैलेंज कर सकते हो जब एग्जीक्यूटिव डेथ सेंटेंस देने का तरीका गलत आजमा ले। सो दिस इज द होल एंड सोल डिफरेंस इन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर established by law. Of course, procedure established by law is a narrower concept, whereas due process of law is a wider concept. And hence, since after the judgment of the Maneka Gandhi versus Union of India, 1978, we have started interpreting procedure established by law along with due process of law. यानी कि अगर procedure established by law है, तो उसका fair, just, reasonable ये होना जरूरी है, which basically refers that हम क्या कर सकते हैं, हम parliamentary actions को या हम legislature के actions को challenge करके अपने laws की validity भी review करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप ये सारे केसेस आपको समझ में आए होंगे। दीज थ्री केसेस, द गोल्डन ट्रिनिटी, sorry, the two cases and the golden trinity amongst the article 14, 19 and article 21 are very important. एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, मेंस में, प्री में, सब जगह ये पूछा जाता है। सो दीज आर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एज वेल एज ये दोनों केसेस बहुत जरूरी है। ए के गोपालन के ऊपर मैं ऑलरेडी एक एलॉबरेट सेशन भी ले चुकी हूँ स्कूप सीरीज में, तो अगर आप उसको भी देखना चाहते हो तो आप जाकर के देख सकते हैं। इसी के साथ अब मैं अपना सेशन समाप्त करूंगी। बाय गाइज, मेक योर डे ग्रेट, एंड इफ यू हैव एनी मोर रिकमेंडेशन अबाउट एनी ऑफ द केसेस जो आप चाहते हैं कि मैं स्कूप में कवर करूं, इशू बाय इशू, जजमेंट बाय जजमेंट, तो आप मुझे उसका रेफरेंस कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाय एवरीवन, मेक योर डे ग्रेट।